जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट लेक्चर 81। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। 81 ही है ना? मॉर्निंग वाला 80 था। हाँ ये 81 ठीक है। तो आज का ये सेकंड लेक्चर है। इसमें हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। किस चैप्टर के? चैप्टर 9 हमने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन इसके क्वेश्चन जो है वो भी डिस्कस करने हैं हमने। तो आज के लेक्चर में प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे चैप्टर 9 के। करें स्टार्ट। अच्छा किताबें बंद कर दे अब ये सिर्फ आपसे कंसर्ट पूछ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई ब्रीफली डिस्क्राइब प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज एंड प्लानिंग एक्टिविटीज। स्प्रिंग 2014 प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज और प्लानिंग एक्टिविटीज। जी मेरे भाई आप बताइए क्या एक्सेप्टेंस है? प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में क्या क्या एक्टिविटीज हैं? एक्सेप्टेंस एंड कंटीन्यूअस प्रोसीजर्स और एग्रीइंग टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। और प्लानिंग एक्टिविटीज में कौन कौन सी एक्टिविटीज? एस्टैब्लिशिंग ऑडिट स्ट्रेटजी एंड डेवलपिंग ऑडिट प्लान। शाबाश। ऑडिट स्ट्रेटजी कह लें या ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी भी इसे कह सकते हैं। क्वेश्चन 2 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 300 रिवाइज्ड प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टेट्स, यानी ISA 300 कह रहा है किसी ऑडिट के किसी स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? डेट एन ऑडिटर मस्ट प्लान द ऑडिट, कि ऑडिट परफॉर्म करने से पहले ऑडिटर को उसे प्लान भी करना चाहिए, यानी प्लानिंग करनी चाहिए ऑडिटर। बिल्कुल। कैन एक्सप्लेन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू प्लान एन ऑडिट, क्यों अहम है ऑडिट प्लान करना? कंसेप्ट कौन सा है? पहले कंसेप्ट मेन हेडिंग बता दे। बेनिफिट्स या एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग एंड ऑडिट। अच्छा इस चैप्टर में हमने 2 बेनिफिट्स मेरे हाल स्टडी किए हैं। एक है प्लानिंग के एडवांटेजेस और एक है इंटरिम ऑडिट के एडवांटेजेस। दोनों को आपने अलग-अलग रखना है, ठीक है? तो ऑडिट के प्लानिंग के क्या एडवांटेजेस हैं? सिग्निफिकेंट एरियाज पहले आइडेंटिफाई हो जाते हैं, पोटेंशियल प्रॉब्लम्स पहले आइडेंटिफाई हो जाती हैं, इंपॉर्टेंट एरियाज पे फोकस करता है ऑडिटर। टीम की एप्रोप्रिएट टीम की प्लानिंग करने में आसानी होती है कि किस तरह की टीम हमें लेके जानी चाहिए। कोऑर्डिनेशन, बिल्कुल जाहिर है हमने एक्सपर्ट के साथ कंपोनेंट ऑडिटर के साथ कोऑर्डिनेशन करनी है, तो प्लानिंग करें तो पहले हम डिसाइड कर लेंगे कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने कंपोनेंट ऑडिटर को एंगेज करना है और उससे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेनी है, या एक्सपर्ट को कब एंगेज करना है, उससे डॉक्यूमेंट्स कब लेनी है। ये सारी चीजें प्लानिंग कर में बेहतर तरीके से हम डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। क्वेश्चन 3। हाँ शाबाश, ये अहम क्वेश्चन। कैन एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान। 4 मार्क्स। इसका मतलब है इसमें सिर्फ डेफिनेशंस हमने बतानी है। और फिर कह रहे हैं आइडेंटिफाई द मैटर विच आर यूजुअली डिस्कस्ड और एक्सप्लेन्ड इन ईच ऑफ द अबव डॉक्यूमेंट। पहले डेफिनेशन कौन बताएगा? डेफिनेशन शाबाश, आप बताइए डेफिनेशन। ऑडिट प्लान, ऑडिट स्ट्रेटजी की डेफिनेशन। ऑडिट प्लान more detailed than audit strategy and it includes nature, timing and extent of audit procedure to be performed. यह पार्ट ए। पार्ट बी में कह रहा है आइडेंटिफाई द मैटर विच यूजुअली डिस्कस आर एड्रेस। जी कौन बताएगा फैक्टर्स कौन कौन से हैं दोनों डॉक्यूमेंट्स में? 50 रुपीज। 1 2 3। जी पहले स्ट्रेटजी के। जी सिर्फ हेडिंग्स बता दीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट दैट डिटरमिन इट्स स्कोप, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। शाबाश। फैक्टर्स दैट आर सिग्निफिकेंट इन डिटरमिनिंग इंटरैक्टिंग एंगेजमेंट टीम्स एफर्ट्स, रिसोर्सेज नेसेसरी टू परफॉर्म द एंगेजमेंट, रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। 1 मिनट हर भी पूरा नहीं हुआ। इन 5 फैक्टर्स में से सबसे मुश्किल आपको कौन से वाला लगता है?
कौन सा वाला लगता है सबसे मुश्किल? पहला पहला कौन सा था? पहला कौन सा वाला? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट दैट डिटरमिन इट्स स्कोप। पहले वाले के सिर्फ फैक्टर्स बता दीजिए हमें। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, शाबाश। इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, एक्सपेक्टेड ऑडिट कवरेज, नीड ऑफ स्पेशल, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। ये हमारा पहला। और इसके बाद दूसरा पॉइंट कौन सा था? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव में कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं? कौन से? कि हमारे ऑडिट रिपोर्ट की डेट क्या होगी, ऑडिट रिपोर्ट के अलावा कुछ दूसरी रिपोर्ट अगर हमने क्लाइंट के साथ शेयर करनी है उसकी डेट क्या होगी, मीटिंग्स अगर मैनेजमेंट के साथ, दो चार्ज में गवर्नेंस के साथ करनी है उनकी एक्सपेक्टेड डेट्स क्या है, ये रिपोर्टिंग डेडलाइंस में आएगा ना रिपोर्टिंग में। और इसके अलावा कौन कौन से थे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट दैट डिटरमिन इट्स स्कोप। वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमारे स्कोप को डिटरमिन करती हैं, या दूसरे अल्फाज में ये बता रहा है कि आपके जो ऑडिट करने जा रहे हैं उस क्लाइंट में, उस एंगेजमेंट में कौन सी बड़ी बड़ी चीजें हैं जो कि आपके काम को इफेक्ट कर रही होती है। कितना काम करे? दो चीजें, मटेरियलिटी और रिस्क। ये बेसिकली दो बड़ी चीजें हैं जो कि हमारे स्कोप को, या यूं कहना चाहिए कि एक्सटेंट ऑफ वर्क को इफेक्ट करते हैं, मटेरियलिटी और रिस्क। और इसके अलावा एंगेजमेंट को फैक्टर्स कौन से हैं? रिसोर्सेज और प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। ठीक, तो क्लियर हो गया ये क्या पूछ रहा है इसमें, और हमने लिखना क्या है। चलिए 3 में कोई प्रॉब्लम? 4, एन ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एज पार्ट ऑफ डेवलपिंग द ऑडिट प्लान। यानी कह रहे हैं ऑडिट प्लान को डेवलप करने के लिए ऑडिट स्ट्रेटजी, भाई पहले कौन सी डॉक्यूमेंट डेवलप होती है? ऑडिट स्ट्रेटजी, फिर ऑडिट प्लान। द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी सेट्स द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट एंड गाइड्स डेवलपमेंट ऑफ मोर डिटेल्ड ऑडिट प्लान। ऑडिट स्ट्रेटजी की डेफिनेशन दे रहा है, कह रहा है आइडेंटिफाई द मैटर्स व्हिच शुड जनरली बी कंसीडर्ड इन एस्टैब्लिशिंग द स्कोप ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। यानी इसमें ऑडिट स्ट्रेटजी के बारे में ही पूछा है उसने, लेकिन ये क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 3 के पार्ट बी से कैसे डिफरेंट है? हाँ, क्वेश्चन 4 में उसने सिर्फ एक एरिया के ऊपर फोकस किया है। किस एरिया के ऊपर? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट दैट डिटरमिन इट्स स्कोप। तो उसी के पॉइंट लिखेंगे। ठीक, क्या पॉइंट है मेरे भाई बता दीजिए। 50 रुपए इनाम। शाबाश। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, एक्सपेक्टेड ऑडिट कवरेज। आप नहीं बताना जी। नीड ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, शाबाश। ठीक, तो 4 में सिर्फ उसने स्कोप के बारे में पूछा है। क्वेश्चन 5, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान? डेफिनेशन है इसमें। और पार्ट बी पढ़ लें। अगर पार्ट बी में उसने इनके एलिमेंट्स नहीं पूछे हुए ना कि ऑडिट स्ट्रेटजी ऑडिट प्लान में क्या क्या चीजें लिखेंगे, अगर पार्ट बी में ये नहीं पूछा हुआ एलिमेंट्स, तो हम एक एक दो दो एलिमेंट्स पार्ट ए में भी इंक्लूड कर देंगे। डेफिनेशन देते हुए क्या उस डॉक्यूमेंट में जिन चीजों का जिक्र आएगा वो भी इंक्लूड कर देना चाहिए ना। हाँ, अगर उसने पार्ट बी में नहीं पूछे। लेकिन अगर पार्ट बी में उसने एलिमेंट पूछे हैं तो फिर पार्ट ए में सिर्फ डेफिनेशन लिखेंगे, एलिमेंट्स को हम पार्ट बी में इंक्लूड करेंगे। बी, यू हैव बीन अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ ए कंपनी विच वाज प्रीवियसली ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर। इनिशियल ऑडिटर हमारा। बीइंग ए न्यू क्लाइंट, व्हाट एडिशनल कंसीडरेशन वुड यू टेक इनटू अकाउंट व्हाइल परफॉर्मिंग द प्लानिंग एक्टिविटीज प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ द ऑडिट। पहली चीज तो ये कि ये ऑडिट स्ट्रेटजी ऑडिट प्लान के एलिमेंट्स नहीं पूछ रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे हम ऑडिट स्ट्रेटजी ऑडिट प्लान को डिफरेंशिएट करते हुए डेफिनेशन के साथ एक दो एग्जांपल्स के तौर पे एक दो जो मैटर्स उनमें इंक्लूड किए जाते हैं वो भी लिख दें तो अच्छा है। लाजमी नहीं है लेकिन अच्छा है, बेहतर है। ये क्वेश्चन कौन सा है? एडिशनल प्लानिंग एक्टिविटी। अच्छा, ये पहले सेंटेंस से हमें पता चल गया इनिशियल ऑडिट है, और फिर दूसरे सेंटेंस में व्हाट एडिशनल कंसीडरेशन व्हेन
पर while performing the planning activities, एडिशनल प्लानिंग एक्टिविटीज के बारे में पूछ रहा है। तो क्या है एडिशनल प्लानिंग एक्टिविटीज इनिशियल ऑडिट पे? एडिशनल प्लानिंग, ओ भाईजान, एडिशनल प्लानिंग एक्टिविटीज इनिशियल ऑडिट पे क्या करनी पड़ती है? क्यों नहीं, क्यों क्लासेस मिस हो गई आपकी? जब क्लासेस हो रही थी तो क्या कर रहे थे आप जिसकी वजह से क्लासेस मिस हो गई? जी भाईजान, एडिशनल कंसीडरेशन इनिशियल ऑडिट में, एडिशनल प्लानिंग कंसीडरेशन, एक्सेप्टेंस प्रोसीजर्स एडिशनल कंसीडरेशन है, ओपनिंग बैलेंस की वेरिफिकेशन, डिस्कशन विद क्लाइंट रिगार्डिंग इनिशियल सिलेक्शन, कम्युनिकेशन विद प्रेडिसेसर ऑडिटर और एडिशनल रिक्वायरमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। क्यों नहीं आप याद करके आते? 5 में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। 6, your firm has recently been appointed as the external auditor of Door Limited. The engagement, भाई पास पेपर का क्वेश्चन आइटम 2017 में आया था, ध्यान से पढ़। External Door Limited. The engagement partner has planned a meeting with the audit team to discuss the overall audit strategy and finalize the audit plan. Engagement partner discuss करना चाहते हैं। Required list the planning activities which you would need to discuss with the engagement partner regarding issues related to first year of audit engagement. कैसे पता चला? प्लानिंग के लफ्ज, इनिशियल ऑडिट था, ये कैसे पता चला? फर्स्ट। और प्लानिंग एक्टिविटीज लिखनी है, ये कैसे पता चला? लिस्ट द प्लानिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अभी तो चैप्टर 9 पढ़ा है ना, तो आपको पता है जो भी क्वेश्चन आएगा चैप्टर 9 से। ठीक है, लेकिन जब सारा सब्जेक्ट कवर कर लेते हैं और रैंडमली क्वेश्चन आपके सामने रखे जाते हैं ना, तब आपके असल नॉलेज का टेस्ट होता है। क्या पहचान पाते हैं कि नहीं कि कौन सा टॉपिक लिखना है? क्वेश्चन 6 है, अफाक एंड कंपनी हैज बीन, ये तो लेटेस्ट तकरीबन 21 का, अफाक एंड अच्छा, इसके फौरन बाद जो अगला सवाल स्टूडेंट के जहन में आता है, इसका मतलब है अब नहीं आना, ये इसको छोड़, इसका मतलब है अब नहीं आना, इस अटेम्प्ट में तो नहीं आने लगा। अफाक एंड कंपनी हैज बीन अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ एथरियम लिमिटेड ईयर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर इन द एजीएम। हैज बीन अपॉइंटेड, अपॉइंट हो गए। रिक्वायर्ड लिस्ट द एडिशनल मैटर्स that you should consider in the first year of EL's audit. Additional audit प्रोसीजर नहीं, इसमें एक मिनट, पहले तो फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट से पता चल गया इनिशियल ऑडिट है। एडिशनल मैटर्स से क्या मुराद है इसकी? प्लानिंग का लफ्ज तो उसने इंक्लूड नहीं किया, प्लानिंग का लफ्ज तो इंक्लूड नहीं किया उसने। तो हमारे पूरे ऑडिट में सिर्फ एक ही जगह पे उसने एडिशनल का वर्ड यूज किया है कि इनिशियल ऑडिट में ये काम एडिशनल करना है, इनिशियल ऑडिट में ये एडिशनल करना है, एडिशनल। और वो कौन सा है? प्लानिंग एक्टिविटीज है। तो प्लानिंग अच्छा, मुझे ये बताइए, इसमें क्या सारी प्लानिंग एक्टिविटीज जो इनिशियल ऑडिट में की जाती है वो बताएंगे या सिर्फ एडिशनल वाली? एडिशनल वाली, जो कि वही है जो भी हमने डिस्कस किया है, दोबारा बोलने की जरूरत तो नहीं है। क्लियर? इजी क्वेश्चन था, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा ट्रिकी उसने इसको बनाने की कोशिश की, वर्ड प्लानिंग इंक्लूड नहीं किया उसने रिक्वायर, ताकि स्टूडेंट को क्लियरली अंदाजा ना, उसे थोड़ा जज करना पड़े, उसे अंदाजा लगाना पड़े। लेकिन हमें एडिशनल के वर्ड से और फर्स्ट ईयर के वर्ड से पता चल गया, एडिशनल के वर्ड से और फर्स्ट ईयर के वर्ड से पता चल गया इन दो अल्फाज से कि कंसेप्ट कौन सा पूछा। 7, ब्रीफली डिस्कस द की बेनिफिट्स व्हिच मे अराइज ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वर्क बिटवीन इंटरिम एंड फाइनल ऑडिट। इंटरिम और फाइनल ऑडिट का फर्क, जी आप बताइए क्या डिफरेंस एंड एडवांटेज क्या?
एडवांटेज पूछ रहा है, डिफरेंस। हाँ, बेनिफिट्स की बेनिफिट क्या बेनिफिट्स हैं? अर्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इश्यूज, फ्लेक्सिबल प्लानिंग। स्टेक होल्डर को क्या बेनिफिट होता है? अर्ली रिपोर्ट कैसे मिल जाती है उनको? क्योंकि कुछ काम उसने इंटरिम ऑडिट पे कर लिया होता है, तो फाइनल ऑडिट पे काम जल्दी खत्म हो जाता है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। जैसे सेशन एंड होने से पहले आप एक दफा सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लेंगे, बुक कंप्लीट कर लेंगे, तो आखिरी महीने में रिवीजन आप जल्दी कर सकेंगे। लेकिन अगर आखिरी महीने में लेक्चर्स भी पेंडिंग होंगे तो फिर रिवीजन तो लेट होगी ना, अगर हुई तो। क्वेश्चन 8, डिस्क्राइब द मेन ऑडिट प्रोसीजर एंड प्रोसेसेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द इंटरिम एंड फाइनल ऑडिट ऑफ ए लार्ज एंटिटी। इंटरिम और फाइनल ऑडिट के प्रोसीजर्स क्या हैं? जी मेरा भाई, 100 रुपीज। लेकिन एक भी प्रोसीजर अगर इंटरिम का फाइनल में गया ना, या फाइनल का इंटरिम में आया, तो फिर प्राइज नहीं मिलेगा। हाँ, पॉइंट्स चाहे एक दो कम बता दें। जी मेरे भाई, गौर से सुनिएगा, कोई गलती तो नहीं कर रहे भाई, किताब तो नहीं खुली, आप ये देखें। अच्छा बताएं, शाबाश। पहले कौन से बता रहे हैं, इंटरिम या फाइनल के? इंटरिम के। ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड असेसिंग इनहेरेंट रिस्क, इंटरिम ऑडिट के पॉइंट है, शाबाश। ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, टेस्टिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांजैक्शन। बैलेंस शीट की क्यों नहीं टेस्ट करते हम इंटरिम? क्योंकि बैलेंस शीट की तो फाइनल डेट पे चेंज हो जाएगी सारी, शाबाश। आइडेंटिफाई पोटेंशियल प्रॉब्लम विच में इफेक्ट फाइनल ऑडिट, शाबाश। चले ठीक, नहीं कोई बात नहीं, 6 में से 4 भी बता दिया तो काफी है, बट ठीक है, नहीं मिस क्लासिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फाइनल ऑडिट, कट ऑफ ऑन सेल एंड परचेजेस, इन्वेंट्री काउंट, रिव्यू ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, रिव्यू ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट्स, गोइंग कंसर्न रिव्यू, फाइनल एनालिटिकल प्रोसीजर और हाँ सब्सटेंटिव सब्सिक्वेंट इवेंट्स बिटवीन, सॉरी सब्सटेंटिव प्रोसीजर बिटवीन इंटरिम डेट एंड फाइनल, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। अच्छा, इन्होंने 50 वाले किधर गए? 2 क्वेश्चन, अब 2 क्वेश्चन पे इन्होंने 2 प्रोसीजर बताए जो कि फाइनल ऑडिट पे परफॉर्म किए जाते हैं। एक प्रोसीजर उन्होंने ये बताया, एक प्रोसीजर इन्होंने ये बताया, एक था कंफर्मेशन लेटर सेंड करना और दूसरा था इन्वेंट्री काउंट। ये दोनों फाइनल ऑडिट। क्वेश्चन मेरा ये है, नॉर्मली ये दोनों प्रोसीजर ये एंड पे यानी फाइनल ऑडिट डेट पे ही परफॉर्म किए जाते हैं, लेकिन इंटरिम डेट पे भी किए जा सकते हैं दोनों। ठीक है, इन्वेंट्री वेरिफिकेशन भी, फिजिकल और एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेटर भी सेंड किया जा सकता है। क्वेश्चन मेरा यह है कि अगर ये दोनों प्रोसीजर इंटरिम डेट पे परफॉर्म किए जाए तो फिर फाइनल ऑडिट पे क्या एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म किए जाएंगे, दोनों के बारे में बता। नहीं, हाथ उठाइए पहले, प्राइस वाला क्वेश्चन है। 1 2 3 4 जी, दोनों बताने हैं तो प्राइस, एक में प्राइस नहीं है। इंटरिम डेट जो ट्रांजैक्शन होती है ना, इंटरिम डेट से बैलेंस शीट, इंटरिम डेट पे स्टॉक काउंट हुआ तो उसके बाद इंटरिम डेट और फाइनल डेट के दरमियान में जो ट्रांजैक्शंस हैं उनकी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, उनकी समरी ऑब्टेन करेंगे क्लाइंट से कि क्या सेल और परचेजेस हैं। और दूसरा कौन सा पॉइंट है? नहीं अभी ये पूरा नहीं हुआ, बस नहीं सिर्फ क्लाइंट से डिटेल ले लेंगे। क्लाइंट कहेगा सर ये 10 लाख की परचेज हुई है और 8 लाख की सेल हुई है, हम कहेंगे बेहतरीन। नहीं दोबारा उनको सेंड किया जा सकता है, ये कंफर्मेशन का प्रोसीजर था, इन्वेंट्री का नहीं है। ना जी भाई, पहले का इन्वेंट्री का,
बेसिकली का जो हमारा डिफरेंस है इंटरम और फाइनल का, इंटरम और फाइनल का जो डिफरेंस है, से डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे, क्लाइंट से उसकी पहले डिटेल लेंगे, डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे, ठीक है, कि कितने सेल्स और इंटरम से उस पीरियड के 2 महीनों की सेल और परचेज किया है, फिर क्लाइंट से उसका रिकॉर्ड, सैंपल बेसिस पे कुछ ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट करेंगे और उसका रिकॉर्ड चेक करेंगे। अब और कोई नहीं बोलेगा, रिकॉर्ड का नाम बता दीजिए। रिकॉर्ड का नाम आज सुबह के लेक्चर में यही बताया ना, प्रोसीजर बताते हुए डॉक्यूमेंट्स को लाजमी लिखना, असर्शन नहीं, डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स जीआरएन चेक कर लेंगे उनका, गुड रिसीव जो इन्वेंट्री रिसीव हुई है उसका जीआरएन चेक कर लेंगे, और जो सेल किया उसका डिस्पैच नोट कर और जो सेल किया उसका गुड डिस्पैच नोट चेक कर लेंगे, लेंगे, सेल एग्रीमेंट देख लेंगे, और आप डेटर्स को वेरीफाई करने के लिए सेल्स एग्रीमेंट, परचेज एग्रीमेंट, बिल्कुल ठीक है, और डेटर्स की जीआरएन ठीक है। अच्छा एक चीज, टेस्ट ऑफ डिटेल तो परफॉर्म कर रहे हैं हम, टेस्ट ऑफ क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी परफॉर्म करेंगे? कंट्रोल रिस्क असेसमेंट के लिए आपने पहले किया, टेस्ट नहीं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो पहले किया होगा ना वो शुरू के 10 महीनों का होगा। मैं ये पूछ रहा हूँ आखिरी 2 महीनों में आपने जो प्रोसीजर बताए वो तो करेंगे, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी परफॉर्म करेंगे? सैंपल हाँ सैंपल के लिए करेगा। भाईजान बस कर दे यार, चुप कर जा, तेरी मेहरबानी। हाँ। अच्छा इसके बाद ये हो गए इन्वेंट्री के, और कंफर्मेशन डेटर के भी यही है, जो न्यू डेटर्स हैं, जो जिनका ओल्ड वेरीफाई हो चुका है अकाउंट बैलेंस और न्यू में जो डिफरेंस है उसको वेरीफाई करने के कंफर्मेशन लेटर भेज देंगे। बैलेंस एज ऑन इंटरम डेट और बैलेंस एज ऑन फाइनल डेट का कंपैरिजन करेंगे, जिन पार्टीज का डिफरेंस सिग्निफिकेंट होगा उसको उनमें से सैंपल बेस उनका सैंपल सेलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे प्रोसीजर, कंफर्मेशन लेटर भेज देंगे आप उनको कंफर्मेशन लेटर भेजेंगे। नहीं नहीं नहीं, कंफर्मेशन लेटर वो तो आखिरी था ना स्टेप, उससे पहले आप उनका सेल इनवॉइस चेक कर लेंगे, उनकी डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कौन सी होंगी? सर सेल इनवॉइस, सेल इनवॉइस, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट, जीडीएन, जीडीएन, ठीक है ठीक है, चल ठीक है शाबाश। और अगर फिर भी स्टिल एविडेंस ऑब्टेन ना कर सके तो एंड पे दोबारा से कंफर्मेशन लेटर भी सेंड कर सकते हैं। ये हमने चैप्टर 14 में स्टडी किया था। शाबाश, तो क्लियर हो गया ये, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 9, ऑडिट कमेटी ऑफ Noros Textile Limited NTL has asked to complete the audit of financial statement for the year within a month's time and suggested the company to carry out interim audit to supplement final audit. ऑडिट कमेटी ने कहा है कि जी आप इंटरम ऑडिट भी कीजिए ताकि 1 महीने के अंदर अंदर ऑडिट कंप्लीट हो सके। रिक्वायर्ड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंटरम एंड फाइनल ऑडिट। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन इंटरम ऑडिट की, हाँ, इंटरम ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं बिफोर द ईयर एंड, तो फाइनल ऑडिट में आफ्टर द ईयर। शाबाश, अब और कोई नहीं बोलेगा जी। आप मुझे ये बताइए, इंटरम ऑडिट और फाइनल ऑडिट, इसमें कौन से ऑडिट पे लिमिटेड एश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है और किस पे रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है? आप ऐसे ना लेक्चर बताएं आपने, और करना क्या होता है काम, कि जिंदगी में और भी घर वालों ने काम लगाया हुआ आपके जिम्मे। फाइनल ऑडिट में रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है और इंटरम ऑडिट में सर कोई भी इंटरम ऑडिट पे कोई एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं की जाती, क्योंकि दोनों एक ही ऑडिट के दो हिस्से हैं। शाबाश शाबाश। सेकंड, डिस्क्राइब एनी 3 प्रोसीजर व्हिच कुड बी अंडरटेकिंग इन एन इंटरम ऑडिट। पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, मेरे ख्याल दो रिपीट करने की जरूरत नहीं। 10, ISA 320 materiality in planning and performing an audit provide guidance on the concept of materiality in planning and performing an audit. Required, define materiality and determine how the level of materiality is assessed. जी मेरे भाई, आप हैं, हाँ जी, आइंस्टाइन बने मेरा भाई, जल्दी से बताएं जल्दी। अब ये ना पूछना क्या बताना है, जो अभी पढ़ा है वो बताना है। मटीरियलिटी की डेफिनेशन सुना दे मेरे भाई। ये भाई मटीरियलिटी की डेफिनेशन अगर सुना देना सिर्फ खसूसी तौर पे इनके लिए, भाईजान इधर 100 रुपया इनाम है सिर्फ एक मटीरियलिटी की डेफिनेशन सुनाने पे। ये हाल है, ये सिंपल डेफिनेशन नहीं आप याद कर सके, आप पेपर क्या मैं कुछ कहते हुए मैं खुद भी डरता हूँ।
डेफिनेशन सुना दे, प्राइस नहीं है लेकिन। Items are considered material if they individually or in aggregate could expected to influence the। आखिरी वाली लाइन सुना दे, आखिरी लाइन सुना दे। Materiality depends on size as well as nature of nature। अच्छा फिर करें how the level of materiality is assessed। How the level of materiality is assessed। Materiality कैसे assess की जाती है? नहीं, प्लानिंग ये नहीं पूछ रहा कि किन फेजेस पे यूज होती है, कहते हैं असेस कैसे, असेस मींस डिटरमिन कैसे की जाती है। गलत, आपने डायरेक्ट फार्मूला बता दिया, हालांकि हमें बताना चाहिए क्वांटिटेटिवली भी असेस होती है, क्वालिटेटिवली भी। फिर उसके बाद क्वांटिटेटिव में फार्मूला बताना है, क्वालिटेटिव में कोई 2-3 एग्जांपल्स बता दें। चलिए क्वांटिटेटिव में फार्मूला बता दीजिए कोई। बेंचमार्क इनटू सूटेबल परसेंटेज तो ठीक है, लेकिन आगे इसका बेंचमार्क क्या हो सकता है? प्रॉफिट इनटू 5%। प्रॉफिट का 5% जो है ये मिले। क्या इसके अलावा कोई और फार्मूला भी यूज कर सकते हैं? कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं और किस सिचुएशन में? 1% ऑफ टोटल एसेट्स एंड टोटल रेवेन्यू किस सिचुएशन में यूज करते हैं? अगर प्रॉफिट रीजनेबल ना हो, नेग्लिजिबल बहुत थोड़ा सा हो या लॉस हो, उस सूरत में हम प्रॉफिट की बजाय, या हमारा ऑडिट क्लाइंट एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उस सूरत, या बैंक्स है, उस केस में हम बैंक म्यूचुअल फंड के केस में भी प्रॉफिट की बजाय हम टोटल एसेट्स को बेंचमार्क बनाते हैं। क्वेश्चन 11, determination of materiality level requires professional judgment on the part of the auditor। Briefly describe the importance of materiality in following stages of audit। Planning stage, reporting stage। Planning stage में materiality की क्या अहमियत है, किस लिए यूज होती है? To assess the risk of material misstatement and in determining nature, timing and extent of risk assessment procedure। Start में सिर्फ risk assessment procedure में, reporting stage पे क्या इंपॉर्टेंट? टू डिटरमिन इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स और इन एक्सप्रेसिंग ओपिनियन। बी, व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ मटेरियलिटी शुड बी डॉक्यूमेंटेड बाय एन ऑडिटर इन वर्किंग पेपर्स। मटेरियलिटी की डॉक्यूमेंटेशन, ये भाईजान इनको नींद आ रही। हाँ जी बताइए। मटेरियलिटी लेक्चर नहीं लिया तो फिर क्या लिया? यानी क्या, जो लेक्चर का टाइम था क्या करते रहे थे? सोए हुए थे? फिर ऐसे ना करें जी भाई। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी डॉक्यूमेंट करेंगे, जो मटेरियलिटी हमने असेस की है वो ओवरऑल मटेरियलिटी डॉक्यूमेंट करेंगे, अगर उसमें कोई रिवीजन हुई है वो डॉक्यूमेंट करेंगे, और बेसिस ऑफ कैलकुलेशन डॉक्यूमेंट करेंगे। 12, अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट बिफोर टैक्स, list any 4 benchmarks which can be used to determine materiality at the financial statement level। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अलावा और कौन कौन से 4 बेंचमार्क हैं? टोटल एसेट्स, टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंसेस, इक्विटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस और ग्रॉस प्रॉफिट भी। एक जगह पे ग्रॉस प्रॉफिट भी लिखा हुआ है कि ग्रॉस प्रॉफिट को भी बेंचमार्क के तौर पे यूज किया जा सकता है। 13, concept of materiality is fundamental to the work of auditors and is covered by ISA 320 materiality in planning and performing an audit। Matter that are immaterial are not reported in financial statements। जो मैटर immaterial हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट नहीं किए जाते। वो कह रहा है कि ये मटेरियलिटी डिटरमिन करने की एक रीजन ये भी है। Required, explain the concept of materiality and describe how materiality affects the audit work performed by auditors। अब ये थोड़ा डिस्कशन वाला क्वेश्चन है। पास्ट पेपर में नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछता, ये डिस्कशन वाला क्वेश्चन है जिसमें आपसे जजमेंट और कमेंट्री मांग रहा है
कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मटीरियलिटी, इतने हिस्से में तो डेफिनेशन आ जाएगी. डिस्क्राइब हाउ मटीरियलिटी इफेक्ट्स द ऑडिट वर्क परफॉर्म्ड बाय ऑडिटर. मटीरियलिटी और रिस्क का इनवर्स रिलेशनशिप है, इसलिए अगर मटीरियलिटी लेवल हाई डिटरमिन किया जाता है, इसका दूसरा मतलब है रिस्क लो है और ऑडिटर प्रोसीजर कम परफॉर्म करता है. और अगर मटीरियलिटी लेवल लोअर डिटरमिन किया जाए तो ये इंडिकेट कर रहा है रिस्क हाई है. इस सूरत हाल में ऑडिटर ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करता है. ठीक है, इसलिए मटीरियलिटी और ऑडिट प्रोसीजर का indirectly relationship. 14. During the course of audit, both quantitative as well as qualitative misstatement need to be considered. Give 4 example of qualitative misstatements. Qualitative misstatement. Last one. इनको हिलाए. Qualitative misstatements. Examples. Disclosures. Misstatement in disclosures. की डिस्क्लोजर हो गया ना बाबा से, अब बार बार ना. डिस्क्लोजर फॉर यूजर्स अलहदा और डिस्क्लोजर फॉर रेगुलेटर. इसके अलावा कोई मजीद एग्जांपल दे. चार सिर्फ पूछिए. नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, फ्रॉड, मटीरियलिटी विच small but converts the profit into loss or loss into profit. शाबाश. 15. Audit assessment of materiality and audit risk may be different at the time of initial planning the engagement from at the time evaluating the result of audit procedure. Agree? ये नहीं ऐसे ना क्या 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 रहा है कि स्टार्ट में जो प्लानिंग है वो जो प्लानिंग स्टेज पे आइटम मटीरियलिटी लेवल वो डिफरेंट हो सकती है, और बाद में जब प्रोसीजर परफॉर्म करे उसके बाद वो मटीरियलिटी डिफरेंट यानी रिवाइज हो सकती है. ब्रीफली डिस्क्राइब द रीजंस व्हिच मे लीड टू सच ए चेंज इन द ऑडिटर असेसमेंट. बताइए क्या रीजन हुई होगी जिनकी वजह से चेंज होगी मटीरियलिटी. हाँ, वो हर वो अगर वो इंफॉर्मेशन जिसकी बेस पे मटीरियलिटी डिटरमिन की गई है वो इंफॉर्मेशन चेंज हो जाए तो मटीरियलिटी चेंज. बताइए क्या सर्कमस्टेंसेस जिनकी वजह से चेंज हो सकती है. रिवीजन इन रिस्क, शाबाश. और अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, डिस्पोजल ऑफ मेजर पार्ट ऑफ बिजनेस, actual financial statements are significantly different from draft financial statement. 16. सर अच्छा, अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपने देखा होगा इसमें कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है. छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, सिंपल क्वेश्चंस हैं. हाँ, थोड़ा सा याद करने वाला मटेरियल है, लेकिन याद करने वाला मटेरियल भी वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट दैट डिटरमिन स्कोप, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी के अलावा कोई बड़ी चीज नहीं है याद करने वाली भी. छोटी छोटी 2-2, 3-3, 4-4 पॉइंट्स हैं सिर्फ. तो ये थोड़ा सा आपने हिम्मत करनी है, ये याद हो जाएगा. चैप्टर 1.5-2 घंटे के अंदर ये पूरा चैप्टर 9 इंशाल्लाह आप याद कर सकते हैं. 16. Sajjad is the audit senior on the audit of Hamid Limited HL. Upon his manager's instructions, Sajjad had determined the acceptable materiality level to be rupees 10 million at the initial planning stage. However, at the time of evaluating the result of audit procedures carried out at the interim stage, he has reduced the materiality level to rupees 7.5 million. क्या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ऐसा करने की इजाजत देते हैं? बिल्कुल. Required identify the possible causes which motivated Sajjad to reduce the materiality level. एक मिनट है जी. Revision in risk, change in circumstances, फाइनेंशियल. बिल्कुल ठीक. सेकंड वही ऊपर वाली जो उसने रीजन है वही नीचे पूछ ली, लेकिन सेकंड रिक्वायरमेंट में डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ रिडक्शन इन द मटेरियलिटी लेवल ऑन ऑडिट रिस्क एंड द ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड. क्या इफेक्ट होगा? मटेरियल रिस्क क्या मटेरियलिटी कम हुआ, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी
लेकिन उसने परफॉर्मेंस मटेरियलिटी नहीं पूछा, उसने रिस्क और प्रोसीजर इन्हीं दो के बारे में बताई। रिस्क इंक्रीज हो जाएगा, ऑडिट प्रोसीजर भी इंक्रीज हो जाएगा। सेवनटीन जी जी सर मैं कह रहा था 16 में कि जनरल क्वेश्चन। जी 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 सर ये मटेरियलिटी जब रिवाइज होती है तो पिछली मटेरियलिटी पे जो हमने काम किया हुआ था वो सब जाया हाँ शाबाश। जब मटेरियलिटी रिवाइज होती है तो पिछले मटेरियलिटी पे आपने जो काम किया होता है क्या वो ज़ाया हो जाता है? ये क्वेश्चन दूसरे अल्फाज के साथ एक और कंसर्ट में भी स्टूडेंट पूछते हैं कि सर अगर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट रिवाइज हो जाएं तो जो प्रीवियस टर्म्स के मुताबिक काम किया होता है क्या वो ज़ाया हो जाता है? इसका जवाब है अगर तो प्रीवियस वर्क न्यू टर्म्स के मुताबिक भी, न्यू मटेरियलिटी लेवल के मुताबिक भी रेलिवेंट है तो वो ज़ाया नहीं होता, उससे यूज़ किया जा सकता है। लेकिन अगर वो न्यू के मुताबिक रेलिवेंट नहीं है तो फिर इसका मतलब है प्रीवियस खत्म। अब ये डिपेंड करता है, जैसे अगर पहले हमारी मटेरियलिटी लेवल इंक्रीज हो गया, इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि अब रिस्क कम हो गया, इसका मतलब पहले जो हमने काम किया हुआ था वो हायर रिस्क पे किया था, वो ज्यादा काम किया हुआ था, जरूरत से ज्यादा काम कर लिया, तो इसका मतलब है जो जरूरत से ज्यादा काम किया वो ज़ाया हो गया। लेकिन अगर यही मटेरियलिटी लेवल इन जो डिक्रीज हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ? रिस्क अब इंक्रीज हो गया, पहले हमने लोअर रिस्क पे जितना काम किया था उससे ज्यादा काम करने की जरूरत है, तो अब इसका मतलब है पिछला काम भी रेलिवेंट है लेकिन अब हमें मजीद काम करने की जरूरत है। तो इन शॉर्ट जब कभी ऑडिट में टर्म्स या कोई भी चीज रिवाइज हो तो प्रीवियस वर्क में और मे नॉट बी रेलिवेंट। अगर वो रेलिवेंट है आप उसको रिवाइज टर्म्स के मुताबिक यूज कर सकते हैं, वरना वो आपके लिए इररेलेवेंट होगा। प्रैक्टिकली हम इररेलेवेंट होने के बावजूद भी उसे डॉक्यूमेंट का हिस्सा बना लेते हैं कि चलो काम कर तो लिया ना, बजाय ये कि वही काम फाड़ के फेंक दें। ठीक है, एक स्टैंडर्ड है, आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली, बाद में पता चला ये तो सिलेबस में था ही नहीं, या सिलेबस रिवाइज कर दिया ICAP ने मिड ऑफ द सेशन और कहा ये स्टैंडर्ड निकल गया है। कि आपने जो नोट्स बनाए होंगे उस स्टैंडर्ड के खुद सोचे कॉमन सेंस क्या कहती है, वो आप फाड़ के फेंक देंगे? नहीं, आप उसको संभाल के रख लेंगे। आप कहेंगे इसमें भी फ्यूचर में CFAP लेवल पे जाके काम आ जाए, वहाँ पे होगा ये, अभी ICAP ने सिलेबस से निकाल दिया, उधर शामिल होगा, उधर संभाल के, तो हम भी एहतियातन संभाल लेते हैं, उसको ज़ाया नहीं करते। लेकिन स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो न्यू टर्म्स पे डिपेंड करता है, मुताबिक रेलिवेंट हो भी सकता है और समटाइम रेलिवेंट नहीं। इसका मतलब यह हुआ अगर ऑडिट से टर्म रिवाइज करके रिव्यू पे जाए तो कुछ वर्क ऐसा होगा जो कि इररेलेवेंट हो जाएगा, लेकिन अगर रिव्यू से ऑडिट पे जाए तो प्रीवियस सारा वर्क भी रेलिवेंट है, जाना जाए कोई इशू नहीं, प्रीवियस सारा वर्क भी रेलिवेंट होगा और जो न्यू एंगेजमेंट टर्म्स के मुताबिक एडिशनल काम भी करना पड़ेगा। डिस्कस द टर्म, सॉरी, you are the training manager in a firm of chartered accountants, prepare brief presentation for newly inducted trainee on materiality and performance materiality। यानी क्या बताना है? मटेरियलिटी और परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की डेफिनेशन जो आपने याद की होगी। 18 डिस्कस द टर्म परफॉर्मेंस मटेरियलिटी एंड द पर्पस फॉर विच इट इज यूज्ड। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बात है, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की डेफिनेशन में ही पर्पस भी है, अरे टू रिड्यूस। हाँ शाबाश, तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की डेफिनेशन आपको याद होगी? हाँ शाबाश, ये किताबें बन जो पूरी डेफिनेशन सुनाएगा परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की, दोनों पैराग्राफ, पूरी का मतलब दोनों है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब आपने चूंकि प्राइज ले लिया तो मैं थोड़ा इनको इनकरेज करना चाह रहा हूँ बाकी स्टूडेंट्स को। जी, अमाउंट सेट बाय ऑडिटर नहीं कोई नहीं, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी इज द अमाउंट सेट बाय ऑडिटर लेस देन for the financial statement as whole to reduce the risk so that the aggregate of uncorrected misstatement
does not exceed the टू रिड्यूस द रिस्क, इसके आगे नॉट का वर्ड है कि नहीं, ध्यान से सोच के बताइए। reduce the risk डेट that uncorrected Did we say- misstatement and undirected misstatement does not exceed नहीं, डज नॉट, नॉट का लफज नहीं है, ये आप इंग्लिश की मार खाते हैं। उसमें जब उसने कहना है टू रिड्यूस द रिस्क, तो उसके बाद रिस्क बताना है ना। रिस्क ये है कि मिसस्टेटमेंट एक्सीड करेंगी, रिस्क ये नहीं है कि मिसस्टेटमेंट एक्सीड ना करें, रिस्क को रिड्यूस करना है ना। जी मेरे भाई आप बताइए। set by auditor less than the materiality as a whole to reduce the risk that materiality does exceeds the material as a whole if applicable मैंने उन्हें याद भी की हुई है, याद भी किया। if applicable performance materiality also refers to the amount set by auditor is less for particular class of transactions account balance or शाबाश, चलें कुछ 80% तक ठीक है, शाबाश। तो ये परफॉर्मेंस मटीरियलिटी की डेफिनेशन, और उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि दूसरा पैराग्राफ भी आपने याद करना है। नेक्स्ट, अब कुछ जरा केस स्टडीज। ना 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 ना, अभी टाइम है भाई, केस स्टडी के ऊपर तो आइए। अच्छा ये क्वेश्चन मैंने करा, अच्छा कल आपके लिए अभी ना चाय का अरेंजमेंट नहीं है, कल क्लास के मैं इंशाल्लाह स्टार्ट में आपके साथ, नहीं कल नहीं पढ़ लेंगे, अभी ये करते हैं, कल तो कल वाला पढ़ेंगे ना। ये अच्छा रिक्वायरमेंट में देखिए क्या कह रहा है। ब्रीफली डिस्कस द कंक्लूजन मेड बाय द ऑडिट जूनियर रिगार्डिंग मटीरियलिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द एरर। कह रहा है कंक्लूजन बताइए मटीरियलिटी और रिकॉर्डिंग ऑफ द एरर के बारे में। जो जूनियर का कंक्लूजन है क्या वो ठीक है? इसका मतलब है क्वेश्चन में उसने कुछ फैक्ट्स हमें बताए होंगे और किसी जूनियर ने किसी कंक्लूजन पे पहुंचा होगा, और जूनियर जब कभी किसी कंक्लूजन पे पहुंचे समझ आए वो गलत है, अक्सर गलत ही होगा। आपने बताना है कि उसने क्या गलती की है। जी, ये फर्म इन द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ टीक पाकिस्तान लिमिटेड टीपीएल फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2020। During the final review of audit work, your audit team informed you that TPL uses a third-party software for its payroll. Client एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता है पेरोल की कैलकुलेशन के लिए। अच्छा, जब क्लाइंट कोई आईटी सिस्टम यूज़ कर रहा हो, वो आईटी सिस्टम क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल का हिस्सा बन जाता है, हमें उस सिस्टम को भी सॉफ्टवेयर को भी चेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये मेन, शायद मैंने पहले भी किसी लेक्चर में बताया था, ये ज़हन में रखिएगा। जब कभी क्लाइंट किसी भी आईटी सिस्टम को यूज़ करता है, किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है ट्रांजैक्शंस की प्रोसेसिंग के लिए, एज ऑडिटर वो सॉफ्टवेयर हमारे स्कोप में शामिल हो जाता है कि हमें उस सॉफ्टवेयर की एक्यूरेसी को, उसकी प्रोसेसिंग को चेक करना है कि ट्रांजैक्शन एक्यूरेटली करेक्टली प्रोसेस हो रही है कि नहीं। तो बताइए इस सिचुएशन में क्या इस सॉफ्टवेयर को भी चेक करना चाहिए कि इस सॉफ्टवेयर से जो ट्रांजैक्शन सैंपल बेस पे हम वो चेक कर लें तो काफ़ी है? बताइए, सिर्फ ट्रांजैक्शन नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर की प्रोसेसिंग को भी यूज़ करना। जिस तरह हम सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बल्कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से गुजर के बनती है उसको भी टेस्ट करते हैं, तो उसी तरह पेरोल की कैलकुलेशन के लिए सॉफ्टवेयर है। हम सिर्फ पेरोल की कैलकुलेशंस नहीं, उनकी प्रोसेसिंग के लिए सॉफ्टवेयर को भी टेस्ट करना है हमने। हम आगे केस स्टडी में देखेंगे, अगर उसने सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग की बात की हुई तो ठीक, अगर नहीं टेस्टिंग हो रही तो हम अपनी अप्रोच में रिकमेंड कर देंगे कि आपको इस सॉफ्टवेयर को भी टेस्ट करना चाहिए। ये बात ज़हन में रखिएगा। आगे चलते। While checking the tax calculation, they identified an error in the calculation of monthly tax deduction from salary. उन्होंने देखा कि जो सैलरी से डिडक्शन हो रही है वो सही नहीं हो रही, एरर है उसमें। टैक्स की सैलरी से जो टैक्स की डिडक्शन हो रही है, हर महीने होती है ना डिडक्शन, कहते हैं वो ठीक नहीं हो रही। Audit junior who performed the test extrapolated का मतलब क्या होता है भला?
कि हाँ जी, कि फॉर एग्जांपल हाँ सैंपल से हम पॉपुलेशन या स्मॉल अमाउंट से कंप्लीट प्रोजेक्शन करना। जैसे अब बाज़ का जब हम क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए जाते हैं ना इंटरनल ऑडिट में, तो हमारे पास 10 महीनों का इनकम और एक्सपेंस होता है, लेकिन हमें तो मटीरियलिटी कैलकुलेट करने के लिए पूरे साल का प्रॉफिट चाहिए। तो हम क्या करते हैं भला, एक्स्ट्रापोलेशन। मुझे याद है जब मैं फर्स्ट टाइम क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए गया था तो इंटरनल ऑडिट कर रहे थे, उस वक्त मैंने फर्स्ट टाइम स्टूडेंट लाइफ में एक्स्ट्रापोलेशन की टर्म नहीं सुनी थी। तो मैंने पूछा था एक्स्ट्रापोलेशन क्या होता है, तो उन्होंने समझाया कि 10 महीनों का क्लाइंट का ना, हम उस वक्त था रिस्क असेसमेंट करनी थी। तो मैं परेशान होकर सीनियर के पास गया था कि सर इस साल का तो 10 महीनों का डाटा है हमारे पास एक्सपेंस का, उसे जब मैं पिछले साल के एक्सपेंसेस के साथ कंपेयर करता हूँ ना, तो हर एरिया में एक्सपेंस कम ही आ रहे हैं, क्योंकि 10 महीनों के एक्सपेंसेस 12 महीनों से कम ही होंगे। तो फिर उस वक्त सीनियर ने मुझे समझाया था कि आपने एक्स्ट्रापोलेशन नहीं की, पहले एक्स्ट्रापोलेशन करें फिर कंपेयर करें। उन्होंने कहा एक्स्ट्रापोलेशन क्या, उन्होंने कहा जो एक्सपेंस 10 महीनों का उसे डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 12 करें, फिर कंपेयर करें तो आपकी सही रिस्क असेसमेंट होगी। तो एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब ही, तो उसने जो भी 1-2 महीनों का या सैंपल बेस पे जो भी उसने रिजल्ट निकाला है उसकी एक्स्ट्रापोलेशन की ओवर द एंटायर पॉपुलेशन, प्रोजेक्शन कर दी। ये अच्छा काम किया उसने। प्रोजेक्शन होनी, सैंपल जब कभी सैम्पलिंग कर रहे हो प्रोजेक्शन होनी चाहिए। दिस रिजल्टेड इन एन ओवरऑल शॉर्ट डिडक्शन ऑफ ₹920,000 तकरीबन। She concluded that the error was not material because this amount was less than the audit materiality set at the financial statement level of ₹1 million. इस एक सेंटेंस में 2 गलतियां हैं। हाँ शाबाश। एक तो ये कि जब एरिया लेवल पे काम करते हैं ना, प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, अब ये फौरी तौर पे समझ में नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट की केस स्टडी की होती है ना, तो रिपोर्ट की केस स्टडी में ओवरऑल मटेरियलिटी दे रहा होता है, तो फिर यहाँ पे भी हमें लग रहा होता है कि कोई मसला नहीं है अगर उससे इसे ओवरऑल मटेरियलिटी के साथ कंपेयर कर लिया। हालांकि अब चूंकि हमें, अगर वो हमसे रिपोर्ट में इफेक्ट पूछता ना, फिर हम ओवरऑल के साथ ही कंपेयर करते, फिर हम ना ये कहते कि परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के साथ कंपेयर करो, ना फिर ना कहते। लेकिन अब चूंकि हमसे वो कह रहा है इसमें से एरर आइडेंटिफाई करो, रिपोर्ट पे इंपैक्ट नहीं पूछ रहा, तो इसलिए हम जो मटेरियलिटी लेवल यूज करेंगे वो रिपोर्ट वाला ओवरऑल नहीं है, वो कौन सा परफॉर्मेंस मटेरियलिटी लेवल यूज करें। और दूसरी गलती क्या है, जो उसने कहा कि ये तो इमटेरियल है, एक तो ये हो गया ना कि उसे ओवरऑल नहीं, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के साथ, या वो जो दूसरा कंसेप्ट है सैम्पलिंग टॉलरेबल मिस्टेक, सॉरी टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट के साथ कंपेयर करना चाहिए। एक ही बात है ना, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के साथ, और अगर सैम्पलिंग करें तो टॉलरेबल मिस, यानी इसे ओवरऑल के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। पहली गलती पे एग्री करते हैं। दूसरी गलती क्या है कि है ये इमटेरियल लेकिन इंडिविजुअली इमटेरियल, इन एग्रीगेट या क्वालिटेटिवली मटेरियल हो, तो इसे वो कंपैरिजन कंसीडरेशन किए बगैर कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करना। ये वही गलती है जो आप केस स्टडी में करते हैं। इमटेरियल मिसस्टेटमेंट आगे फौरन कह दिया अनमोडिफाइड ओपिनियन, उससे भी बल्कि उसे क्या करना चाहिए, इसे इन एग्रीगेट और क्वालिटेटिव बेसिस पे भी डिटरमिन करना चाहिए। और आगे मुझे ये बताइए कि आप कंक्लूड कर सकते हैं कि ये एग्रीगेट या क्वालिटेटिव बेसिस पे मटेरियल है कि नहीं? उसने बताया होगा नेचर, बताइए नेचर में से वो कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पे रेलिवेंट है? नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। जो टैक्स रिडक्शन है ना, ये लीगल रिक्वायरमेंट है, तो इसमें लॉ की वायलेशन हो रही है, इसलिए ये क्वालिटेटिव बेसिस पे मटेरियल है। क्लियर? 3 गलतियां हो गई। कौन कौन सी? एक तो अभी हमारी पेंडिंग है कि सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग की कि नहीं की। दूसरी उसने कंपेयर किया तो ओवरऑल मटेरियल लेवल के साथ किया। और तीसरी गलती नॉन कंप्लायंस लॉज रेगुलेशन। फिर फर्दर शी डिस्कस दिस मैटर विद टीपीएल्स मैनेजमेंट हु हैज एग्रीड टू डिडक्ट द डिफरेंशियल अमाउंट फ्रॉम सैलरी ऑफ नेक्स्ट मंथ एंड विल डिपॉजिट इट इनटू गवर्नमेंट एक्सचेकर, गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करेगी। देयरफॉर शी कंक्लूडेड दैट नो काउंटिंग एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2020। वो कहते हैं कि जी जितना डिफरेंस है ना 9,20,000 का, ये हम डिपॉजिट करवा देंगे गवर्नमेंट के अकाउंट में।
अब बताइए क्या ये 9,20,000 डिपॉजिट करवाने से सारा मसला हल हो जाएगा? अब यहाँ पे कंफर्म क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इससे कंफर्म हो गया कि सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग नहीं हो रही। खुद जरा सोचिए, ये मिस स्टेटमेंट ठीक कर भी दे तो क्या अगले सॉफ्टवेयर को तो नहीं छेड़ा ना? हालांकि उन्हें सॉफ्टवेयर को भी टेस्ट करना चाहिए था और इसमें जो प्रोग्रामिंग एरर है उसको ठीक करना चाहिए था, एरर जिस वजह से हो रहा है। अब ट्रांजैक्शन को ठीक कर दिया अगर, लेकिन जिस वजह से एरर हुआ उसको ठीक नहीं किया, अगले महीने क्या फिर यही एरर नहीं हो रहा होगा? तो आप क्या सजेस्ट करते हैं? ये तीन एरर हमने बता दिए। सॉफ्टवेयर को टेस्ट नहीं किया, ओवरऑल मटेरियलिटी के साथ कंपेयर किया उसने, और जो कि गलत है, और दूसरा क्वालिटेटिव और एग्रीगेट वाले एस्पेक्ट को कंसीडर नहीं किया इमटेरियल का डिसीजन करते हुए। सजेशंस क्या हैं आपकी? पहली सजेशन सॉफ्टवेयर को टेस्ट करें, दूसरी सजेशन के रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट असेस, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को पेरोल में इंक्रीज कर दे। क्यों भला इंक्रीज कर दे? क्योंकि अदर मंथ की ट्रांजैक्शन भी अब एक्सपेक्टेड है कि गलत होंगी, और फिर इसके अलावा क्या करें? इसी में और भी ट्रांजैक्शन, बिल्कुल फर्दर ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करके वो रीचेक कर ले। और कंट्रोल सिस्टम की टेस्टिंग हो गई, इसके अलावा रिस्क इंक्रीज हो गया हमारा। और क्या सजेशन हो सकती है इसमें? 2 सेशन काफी है। हाँ, कंट्रोल लिस्ट तो इंक्रीज कर दिया हमने, चलें बस ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये ज़हन में रखिएगा, एग्जाम में बैठ के ये सारी बातें पहली दफा केस स्टडी पढ़ के आपके जहन में नहीं आएंगी, ठीक है? हाँ, दो दफा पढ़ने काफी है, 2 दफा पढ़ने काफी है। Okay. 2 दफा पढ़ने से एवरेज स्टूडेंट जिसने सिलेबस को कंप्लीट किया है, 2 दफा केस स्टडी पढ़ने से उसकी रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है और पॉइंट्स उसके जहन में आ जाते हैं। कोई भी केस स्टडी याद रखे, लिखी पढ़ी बात है, कोई भी केस स्टडी एक ही दफा पढ़ के आप उसको करेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। कंफर्म बात कर रहा हूं तजर्बे की बुनियाद पे। कोई भी केस स्टडी पहली दफा पढ़ के आप उसको ठीक अटेम्प्ट नहीं कर सकते। दूसरी दफा केस स्टडी पढ़े, हमेशा कोई ना कोई नई बातें भी आपको उस वक्त दूसरी दफा में रीडिंग करते हुए पता चलती हैं। तो जब कभी एग्जाम में केस स्टडी, एक तो मैंने आपको ये बार बार लेक्चर के दौरान में भी बताता हूं कि आपने रिक्वायरमेंट को गौर से पढ़ना है 2-3 दफा। फिर उसके बाद जो केस स्टडी वाला क्वेश्चन है ना, उसको भी अटेम्प्ट करने से पहले आपने कम से कम 2 दफा जरूर पढ़िए, ठीक है? इसमें 5-7 मिनट लग जाते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वक्त ज़ाया नहीं होता हमारा, लेकिन हमारे सामने पॉइंट्स आ जाते हैं। आप थोड़ा सा कम लिख लें लेकिन सही लिखें। और ये मैंने आपको शायद पहले भी बताया हुआ है कि ऑडिट के पेपर में मैंने नहीं देखा कि कोई स्टूडेंट आके ये कहता हो सर टाइम कम था। न्यूमेरिकल पेपर में अक्सर ये कंप्लेन करते हैं स्टूडेंट, कॉस्ट में या FR2 में, कि सर पेपर इस दफ़ा जो है ना बड़ा लेंथी था, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर सके। लेकिन मैंने ओवर द ईयर्स ऑडिट के बारे में कभी ये कंप्लेन नहीं सुनी कि किसी स्टूडेंट ने ये आके कहा हो कि सर टाइम कम था, पेपर लेंथी था और हम कुछ क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर सके। बड़े आराम से 2.5 घंटे में हो जाता है, 2.5-3 घंटे में। तो इसलिए इसको दोबारा रीड करने में आप ये ना समझे टाइम ज़ाया होगा और कोई क्वेश्चन आपका रह जाएगा। आगे चलते हैं। अच्छा, ये छोटा सा क्वेश्चन, वैसे 6 भी है, 6 नहीं करो। अच्छा, छोटा सा क्वेश्चन है, इसके बाद फिर ये वाला कल करवा दूंगा, बड़ा लेंथी वाला। ये कर लें, ये 5-7 मिनट से, और इजी है, इजी है। और लेटेस्ट क्वेश्चन नहीं, लेटेस्ट नहीं है, 2020 है, लेकिन ज्यादा पुराना भी नहीं है। अच्छा, फिर जिस दिन मैं अभी ये थोड़ी देर में ये तो खैर करवाने ये क्वेश्चन, लेकिन जिस दिन मैं फिर चाय भी लाऊंगा ना, उस दिन आधा घंटा एक्स्ट्रा बिठाऊंगा आपको, मंजूर है? और जिस दिन बिरयानी होगी उस दिन 1 घंटा मंजूर है? ठीक है, ठीक है, डन होगी डील, मेरी आपकी डील डन होगी। ठीक,
चले अभी फिलहाल ये क्वेश्चन तो करते हैं ना। रिक्वायरमेंट में कह रहे हैं डिस्कस द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ बेंचमार्क यूज्ड बाय योर टीम इन डिटरमिनिंग द मटेरियलिटी एंड सजेस्ट द अल्टरनेटिव अवेलेबल टू योर टीम। वही जो बेंचमार्क मटेरियलिटी के डिफरेंट बेंचमार्क आप पढ़ते हैं, कभी प्रॉफिट आ जाता है, कभी टोटल रेवेन्यू, कभी टोटल एसेट्स, कभी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, कभी 1%, कभी 5%। कह रहा है उस कंसेप्ट का इम्तिहान है आपका अब केस स्टडी में। You are the manager responsible for the audit of newly incorporated company Trojan Limited. Following are the extracts from the first draft financial statement of TL for the year ended 31st December 2019. Revenue had 12,000 million. Profit before tax 72 million. Total asset 13,000 million. Total liabilities 7,000 million. कोई एबनॉर्मल फिगर लग रही है आपको इसमें? प्रॉफिट बिफोर, सारी एबनॉर्मल है प्रॉफिट के अलावा है। 72 ये अनयूजुअली लो फिगर लग रही है। फिलहाल आगे चल के देखते हैं, शायद मजीद कोई इंफॉर्मेशन उसने बताई हो हमें। सिंस दिस इज द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशंस, since this is the first year of operation the profit before tax was quite low। अब कंफर्म भी कर दिया उसने कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स बहुत ही लो है। However, as per management's projection, the profit before tax would grow exponentially over the next 3 years। कि अगले 3 सालों में ये रीजनेबल हो जाएगा। कोई भी बिजनेस होता है स्टार्ट में प्रॉब्लम, फर्स्ट ईयर है ना, फर्स्ट ईयर ऑपरेशन है, स्टार्ट में टाइम लेता है ग्रो करने में। कहता है अभी प्रॉफिट बहुत कम है, हमें भी पता है, लेकिन लॉस नहीं हुआ, यही बहुत है। अगले सालों में इंक्रीज होगा प्रॉफिट, लेकिन इस साल का प्रॉफिट अनयूजुअली लो है। ये इंफॉर्मेशन हमें तो एक के ऊपर फिगर से भी अंदाजा हो गया था और फिर नीचे भी उसने क्वाइट लो के लफ्ज हमें बता दिया। However, as per management, ठीक है, your audit team has determined the materiality on the basis of profit before tax for the year ended 31st December 2019. In view of the audit team, profit before tax is the main performance indicator for TL's board of directors। वो कह रहे हैं ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए मेन परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। डिस्कस द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ बेंचमार्क। क्या सही बेंचमार्क? जस्टिफाई करवाएं क्यों सही नहीं है? क्योंकि प्रॉफिट अनयूजुअली लो है। ठीक है, प्रॉफिट अनयूजुअली, अगर प्रॉफिट बहुत कम हो या लॉस हो ड्यूरिंग द ईयर तो फिर प्रॉफिट को बेंचमार्क नहीं बनाना चाहिए। किसको बेंचमार्क बनाना चाहिए? टोटल रेवेन्यू। तो हम पहले ये कमेंट करेंगे कि ये डिसीजन गलत है प्रॉफिट को बेंचमार्क बनाने का। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट, अच्छा एक जगह पे कमेंट्री करते हुए वो कहता है कि अगर पिछले सालों में प्रॉफिट सही था, रीजनेबल था, इस साल प्रॉफिट लो हो गया अनयूजुअली, आप स्टिल प्रॉफिट को बेंचमार्क बना सकते हैं, लेकिन किस प्रॉफिट को? पिछले सालों के एवरेज को। इसको भी बेंचमार्क के तौर पे यूज किया जा सकता है कि चलो इस साल प्रॉफिट नहीं है, पिछले सालों के प्रॉफिट, लेकिन इसमें तो हम पिछले सालों के प्रॉफिट को भी बेंचमार्क नहीं बना सकते। क्यों? पहला साल। अब फिर क्या बेंचमार्क होना चाहिए? सजेस्ट करें। अब आपने देखा कि वो अक्सर, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी उसने हमें ये भी पूछा था कि एरर्स बताओ, और बाद में ये भी पूछा था कि सजेशंस भी दो कि क्या होना चाहिए। अक्सर केस स्टडी में वो जब आपसे एक पूछता है कि आप अपने कमेंट दो, इसका मतलब है केस स्टडी में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, और हमने अपने कमेंट में उस गड़बड़ की निशानदही तो करनी ही है। ये चीज सजेशन भी देनी है, केस स्टडी समझ आना शुरू हुई, अब सजेशंस भी देनी है कि क्या। तो बताइए क्या सजेशन देते हैं आप? कि रेवेन्यू या टोटल एसेट्स का 1% यूज करना चाहिए मटेरियलिटी को, ताकि एक रीजनेबल मटेरियलिटी कैलकुलेट हो। टोटल रेवेन्यू भी यूज कर सकते हैं, टोटल एसेट्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर बेंचमार्क 1% होगा। अच्छा मुझे बताइए, अगर हम प्रॉफिट को ही, एक टर्म होती है हमारे ऑडिट में अंडर ऑडिटिंग या ओवर ऑडिटिंग। अंडर ऑडिटिंग का मतलब है जरूरत से कम प्रोसीजर परफॉर्म करना, ऑडिट प्रोसीजर कम परफॉर्म। ओवर ऑडिटिंग का मतलब है जरूरत से ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करना।
जरा बताइए, अगर हम इस सिचुएशन में प्रॉफिट को ही बेंचमार्क बनाएं तो अंडर ऑडिटिंग कर रहे होंगे या ओवर ऑडिटिंग? यानी सैम्पलिंग, आपको याद है वो सैम्पलिंग में हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, टू टाइप ऑफ कंक्लूजन। एक में पढ़ा था एफिशिएंसी इफेक्ट होती है, एक में पढ़ा था इफेक्टिवनेस। तो अगर आप जरूरत से ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करें ना, इससे ऑडिट एफिशिएंसी इफेक्ट होती है, और अगर जरूरत से कम प्रोसीजर परफॉर्म करें, इफेक्टिवनेस के कोई मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं कर सकेंगे। इस केस में बताइए, अब देखें मटीरियलिटी कम होगी अगर प्रॉफिट को बेस बनाते हैं, मटीरियलिटी कम होगी, रिस्क ज्यादा होगा, प्रोसीजर भी ज्यादा, ओवर ऑडिटिंग का रिस्क होगा। तो यहां पे प्रॉफिट को नहीं बेंचमार्क बनाना चाहिए, ओवर ऑडिटिंग प्रोसीजर कर करके मर जाएगी। क्लियर? अच्छा, अब घर जाके, अभी नहीं पढ़ा नहीं रहा, घर जाके आपने एक काम करना है। ये क्वेश्चन है, ये असल में मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है सब्सटेंटिव प्रोसीजर का और रिस्क वाला, ये उसकी बेस बनाएगा ये क्वेश्चन। इसमें रिक्वायरमेंट में वो कह रहा है, उसने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दी हुई है, रिक्वायरमेंट में कह रहा है कि आपने ऑडिट स्ट्रेटजी प्रिपेयर करना है। ऑडिट स्ट्रेटजी में बहुत से सेक्शन होते हैं जो हमने बनाने होते हैं, जैसे करेक्ट स्कोप, शाबाश, के क्या, टाइमिंग, डायरेक्शन, रिसोर्स, शाबाश। हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अहम जो सेक्शन है वो है डायरेक्शन, कि किन एरियाज के ऊपर आप फोकस करेंगे। ये सारे एरियाज आपके सामने, ये इंफॉर्मेशन भी दी है उसने, इससे पहले एरियाज हैं आपके सामने हैं, किन एरियाज पे। तो इसका एक तो जवाब है मटीरियलिटी कैलकुलेट करके देखेंगे, जो जितने ज्यादा मटीरियल होंगे, लेकिन दूसरा है रिस्क। और मैं चाह रहा हूं कि आप ऑडिट स्ट्रेटजी बाकी की चीजें सिर्फ पढ़ लें, बाकी की चीजें इसके सोल्यूशन में सिर्फ पढ़ लें कि ऑडिट स्ट्रेटजी के स्कोप वाले सेक्शन में क्या लिखा जाएगा, टाइमिंग वाले में क्या क्या चीजें लिखी जाएंगी, डायरेक्शन वाले में क्या, रिसोर्सेज में क्या लिखा जाएगा। लेकिन जो रिस्क वाला सेक्शन है ना, रिस्क वाला, वो आप रिटन फॉर्म में अटेम्प्ट करें कि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन पढ़ के और प्रीवियसली इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट देख के किस में रिस्क ज्यादा लग रहा है, ठीक है, किस में रिस्क ज्यादा लग रहा है। जैसे बजाहिर मुझे, अब मैं भी अभी देख रहा हूं, मैंने इसका सोल्यूशन नहीं अभी देखा, लेकिन मुझे ये देख के लग रहा है कि नहीं, एक मिनट है, कि रेवेन्यू बढ़ रहा है लेकिन जो सेलिंग कॉस्ट है वो सेम है। हालांकि सेल्स बढ़ने से सेलिंग कॉस्ट भी बढ़नी चाहिए, तो इससे मुझे लग रहा है कि सेलिंग कॉस्ट कोई गड़बड़ है। मैं सोचना है आपने ऐसे। फिर आपने फिर नीचे इन्वेंट्री, वही इन्वेंट्री पिछले 1278 इतनी ज्यादा। अच्छा पहले देख लूं साल कौन सा है, हाँ ये लास्ट ईयर ही है, क्योंकि अगर ये 2004 होता ना, एक क्वेश्चन में इस तरह हमेशा इधर 2004 और इधर 2005 लिखता था, एक क्वेश्चन में उसने इधर 2004 इधर 5 लिख दिया। तो मैं जब कर रहा, मैं रूटीन में वैसे ही कि कंपैरेटिव हमेशा पिछला साल ही होता है। हालांकि वो क्वेश्चन जब बना रहा है उसके ऊपर लाजमी तो नहीं है कि इधर ही 2004 लिखे, तो इसीलिए मैंने कहा कि पहले हम तसल्ली कर लें, लेकिन इसमें बहरहाल उसने ठीक लिखा 2004। अनयूजुअल चीज नजर आ रही है तो रिस्क है इसमें, अनयूजुअल वेरिएशन नजर आ रही है। देखिए हमारा एक जनरल रूल होता है रिस्क असेसमेंट में, पूरी इंडस्ट्री जिस हिसाब से ग्रो कर रही है ना, या इन शॉर्ट अगर पूरी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है हमारे क्लाइंट को भी उस हिसाब से ग्रो करना चाहिए। अगर पूरी इंडस्ट्री तबाह हुई है हमारे क्लाइंट को भी तबाह होना चाहिए। ये तो नहीं कोरोना की वजह से सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री लॉस रिपोर्ट कर रही है और हमारा क्लाइंट टेक्सटाइल वो प्रॉफिट रिपोर्ट कर रहा है।
वो डिफरेंशिएशन लेके आ गया होगा, स्केप्टिसिज्म, स्केप्टिसिज्म के साथ सोचना। तो इसका मतलब है डिफरेंशिएशन क्या जस्टिफाइड है, हमने ऐसे सोचना है। उसने कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की होगी, क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज जस्टिफाइड है? तो पहला कंसेप्ट, जब सेल्स पूरी इंडस्ट्री जिस हिसाब से ग्रो कर रही हो ना, हमारे क्लाइंट को भी इसी लिहाज से, अब किसी क्वेश्चन में कहेगा इंडस्ट्री सारी फारग है और हमारे क्लाइंट ने 10% ग्रोथ रिपोर्ट की है, वो भी रिस्क है। किसी में कहेगा इंडस्ट्री 5% ग्रोथ रेट है, हमारे क्लाइंट का 12% है, वो भी रिस्क है। ठीक है, पहली चीज ये आपने देखनी है। अच्छा, फिर इसके बाद अगर सेल्स बढ़ भी गई ना, तो उस लिहाज से बाकी के एक्सपेंसेस और एसेट्स भी बढ़ने चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ता है ना, आपका हर अकाउंट की फिगर चेंज होती है। सेल्स पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ड्राइविंग फोर्स होती है। सेल्स बढ़े तो आपके डेटर्स भी बढ़ने चाहिए, आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ने चाहिए, आपका प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो हमने अब सेल्स ऊपर बढ़ रही है लेकिन फिक्स एसेट कम हो रहे हैं, इन्वेंट्री कम हो रही है, ये एक रिस्क है। इन्वेंट्री में मुझे लग रहा है कौन सा रिस्क है, नहीं, कंप्लीटनेस का, कंप्लीटनेस का क्या लगता है, कंप्लीट इन्वेंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई। और रिसीवेबल में बढ़ रहे, इसका मतलब है इनसे कलेक्शन नहीं हो रही। देखिए, इस तरह आपने कंपेयर करके सोचते रहना है। और फिर नीचे भी कोई कुछ रिस्क होते हैं नंबर से आइडेंटिफाई होते हैं, कुछ रिस्क ऐसे होते हैं इंफॉर्मेशन से, वर्ड से आइडेंटिफाई। जैसे यहां पे एक जगह पे उसने कहा था मैं डायरेक्टर को सेल किया, ये वन ऑफ द डायरेक्टर परचेज्ड ए यार्ड ड्यूरिंग द ईयर, रिस्क है इसमें, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। समझ रहे हैं, कुछ भी ना करें, चाहे सिर्फ रीडिंग कर लें और टिक लगा लें, इसमें ये रिस्क है, इसमें ये रिस्क, ये काम, और एक दफा सॉल्यूशन पढ़ लें। अगर आप कुछ भी ना आइडेंटिफाई कर सके लेकिन क्वेश्चन को पढ़ लिया, तो मुझे कल बेस बनाने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद सब्सटेंटिव प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट हमारा आखिरी बड़ा चैप्टर है 2। इसके बाद ऑडिट बड़ा स्मूथ है, हफ्ते में खत्म हो जाता है। किसके बाद भला, सब्सटेंटिव प्रोसीजर और रिस्क असेसमेंट के बाद। तो ये क्वेश्चन आपने लाजमी करना है, ये आपकी होम असाइनमेंट समझे। ठीक है, बी वाले में रिलेटेड पार्टी, यार डायरेक्टर्स रिलेटेड पार्टी होते हैं यार, ऐसे ना करें, डायरेक्टर्स रिलेटेड पार्टी होते हैं। डायरेक्टर ने यार्ड परचेज कंपनी से की है ना, कंपनी से की है, ऊपर वो बिजनेस देखेंगे ना उसका कंपनी का, तो वो यही है यार्ड। नहीं, वो सही कह रहे हैं, क्योंकि इसने लिखा नहीं हुआ फ्रॉम कंपनी, लेकिन ऊपर कंपनी का बिजनेस उसने यही बताया। ठीक है जी, कर लेंगे टाइम। चलिए, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।